बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी पार्ट 1 को, और आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 का जो चैप्टर 1 है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। और फर्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजी एंड मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस जो टॉपिक की मेन हेडिंग, आउटकम या लर्निंग आउटकम इसको जिसको हम कहते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं हेडिंग की तरफ। हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि बायोलॉजी क्या होती है, आप बायोलॉजी को डिफाइन करें। देखें, आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप अगर बायोलॉजी के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपसे बायोलॉजी के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजी की डेफिनेशन का भी पता नहीं होता। सो ये बैड इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपके इंटरव्यूअर पर कि आपको तो अपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन का नहीं पता। फिर हम डिस्कस करेंगे इसी बायोलॉजी की डेफिनेशन को, और चूंकि बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे डिटेल लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो फिर लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। आपसे कोई भी बंदा सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज़ लाइफ। फिर हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या है, वो कौन सी खसूसियात हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास हैं और ना लिविंग के पास नहीं हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी ओल्ड ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और उनमें से क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। और फिर हम सम मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन या मॉडर्न ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न ब्रांचेस की जो वीडियो होगी वो हम नेक्स्ट अपने जो वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये टॉपिक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस टॉपिक में आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या है, और लाइफ क्या है, विच वन द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, वायरसेस को लिविंग क्यों कहते हैं, कौन सी ऐसी करेक्टर है या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वायरसेस के पास मौजूद है। अब ओरिजिन ऑफ टर्म, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की जो टर्म है ये कहाँ से डिराइव की गई है। देखिए, बायोलॉजी एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजी इज़ अ डैश टर्म, तो बायोलॉजी इज़ अ ग्रीक टर्म। तो बायोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड हैं यूनानी ज़बान के, उनसे वर्ड बायोलॉजी डिस्कवर हुआ है, बायोलॉजी। एक है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, कोई भी चीज़ जिसमें ज़िंदगी मौजूद है, यानी लाइफ को हम कहते हैं बायोस। और दूसरा वर्ड है लोगोस। बायोलॉजी बायोस, लाइफ और लोगोस यानी स्टडी, रीजनिंग से रिलेटेड है। इट्स मीन कि बायोलॉजी को जो टर्म है वो किससे मिलकर बनी है, बायोस और लोगोस से। इस टर्म को अगर हम देखें तो बायोलॉजी का जो आम मानी बनते हैं, देखें याद रखना, एक होते हैं लिटरल मीनिंग जो उस टर्म को देखते हुए उसके मीनिंग निकलते हैं, और एक होती है साइंटिफिक डेफिनेशन। लिटरल मीनिंग और साइंटिफिक डेफिनेशन में तजाद हो सकता है, बट वो थोड़ी बहुत उनमें मुमासलत भी मौजूद होती है, बहुत हद तक मुमासलत मौजूद होती है। लिटरली मीनिंग ऑफ बायोलॉजी क्या बनेंगे, स्टडी ऑफ लाइफ। व्हाट इज बायोलॉजी। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ये बताना है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ये लिटरल मीनिंग है इसकी। लेकिन अगर आपसे साइंटिफिक डेफिनेशन पूछी जाए तो फिर वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब हम डिफाइन करेंगे बायोलॉजी को, ये साइंटिफिक डेफिनेशन होगी। देखिए, कोई भी चीज़ जिसमें लाइफ होगी वो क्या कहलाएगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने कभी लाइफ देखी है, जिंदगी देखी है, नहीं देखी, तो जिंदगी को किस फॉर्म में देखेंगे, चलते हुए, सांस लेते हुए, रिप्रोड्यूस करते हुए। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर लाइफ मौजूद होगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगी। इसलिए हम साइंसी इस्तिलाह में बायोलॉजी की डेफिनेशन लेते हैं, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इससे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन बायोलॉजी, तो आपने ये डेफिनेशन करनी है कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अगर आपसे लिटरल मीनिंग पूछे जाए तो आपने कहना लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज बायोलॉजी, तो फिर आपने इसको डिफाइन भी करना है, इसकी टर्म्स के बारे में भी बताना है कि ये टर्म कहाँ से आई, और इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन भी बतानी है। व्हाट इज बायोलॉजिस्ट।
बायोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो बायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो दो साइंटिस्ट दैट स्टडी बायोलॉजी आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। और बायोलॉजिस्ट ना सिर्फ लिविंग को स्टडी करते हैं बल्कि नॉन लिविंग को भी स्टडी करते हैं, जो कि लिविंग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि डायरेक्टली लाइफ जो नॉन लिविंग थिंग्स हमें कैसे डिस्टर्ब करेंगी? डायरेक्टली नॉन लिविंग थिंग्स हमें ऐसे जो डिस्टर्ब करेंगे, जैसे आप देखें सांस, हवा हमारे लिए ज़रूरी है, तो ये डायरेक्टली हमें डिस्टर्ब कर रही है। इसी तरह से लाइट पौधों के लिए ज़रूरी है, नहीं होगी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और पौधे ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। अब पौधे नहीं बनेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बाकी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सारे अपनी खुराक पौधों से हासिल करते हैं। सो लाइट डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है प्लांट्स को और इनडायरेक्टली उन तमाम ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करेगी जो प्लांट्स से डायरेक्टली फीड करते हैं या प्लांट से इनडायरेक्टली फीड ले रहे होते हैं। सो बायोलॉजिस्ट ना सिर्फ लिविंग थिंग्स को स्टडी करेगा बल्कि तमाम नॉन लिविंग फैक्टर को भी स्टडी करेगा जो लाइफ को किसी ना किसी तरह से क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब मैं आता हूं एक क्रिटिकल एमसीक्यूज की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल स्टडी आपके लिए कि कंसेप्चुअल स्टडी में कब आंसर चेंज हो जाता है वो डिपेंड करता है कंसेप्ट या आपकी स्टेटमेंट पर। जैसे में अगर ये आपके पास चार ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन है लाइफ, बीटा ऑप्शन है लिविंग थिंग्स, चार्ली ऑप्शन है नॉन लिविंग थिंग्स और डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज, तो लिटरल मीनिंग बायोलॉजी क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आगे आपसे ऑप्शन पूछा गया तो लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ, तो आंसर हमारे पास क्या होगा? अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश, तो फिर क्या होगा? लिविंग थिंग्स। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बायोलॉजिस्ट डील विद स्टडी ऑफ, बायोलॉजिस्ट डील विद स्टडी ऑफ लाइफ को भी स्टडी करेगा, लिविंग थिंग को भी डिस्कस करेगा और नॉन लिविंग, सो ऑल ऑफ अबव करेक्ट आंसर होगा। तो ये होता है कंसेप्ट के बाद उसका स्टेटमेंट के बदलने से आंसर बदल जाता है। व्हाट इज लाइफ? अब ये एक सवाल ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा बच्चों से, व्हाट इज लाइफ? तो बच्चे ने पेपर में बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब लिखा हुआ है, सर जिंदगी अल्लाह की नेमत है। अब आप बताएं कि मैं उसको नंबर दूं या ना दूं? देखें, जिंदगी अल्लाह की नेमत भी है, नो डाउट, इसमें कोई इतराज़ नहीं है मुझे। आप एक नशा करने वाले इंसान के पास जाएंगे तो उसके लिए क्या है? वो कहेगा नशा जिंदगी है। एक आशिक के पास जाएंगे, एक बंदा जो अपने महबूब के ऊपर जान निछावर कर रहा है, उससे पूछेंगे व्हाट इज लाइफ, तो वो कहेगा मेरा महबूब मेरी जिंदगी है। सो लाइफ को डिफाइन करना मुश्किल है। हर इंसान लाइफ को अपने लिहाज से डिफाइन कर रहा होता है, लेकिन चूंकि हम कौन हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में लाइफ की डेफिनेशन करना आसान भी है और थोड़ी डिफरेंट भी है बायोलॉजी की डेफिनेशन। सो वो कहता है कि देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस, यानी जिंदगी के कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कि साइंस के स्कोप से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर उसको स्टडी करने के लिए आपको मजहब का सहारा लेना पड़ता है। जैसे वाई शुड देयर बी लाइफ, जिंदगी क्यों है? हाउ लाइफ वर्क, जिंदगी काम कैसे करती है? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर करना मुश्किल है। जैसे व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का मतलब क्या है? वाई शुड देयर बी लाइफ, जिंदगी क्यों होनी चाहिए, ना होती तो क्या होता? इसी तरह से ये वो क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजिस्ट आंसर नहीं करेगा, बल्कि इनको थियोलॉजियंस और फिलोसफर डिस्कस करेंगे। कोई अपनी फिलॉसफी लाइफ पर रखते होंगे। थियोलॉजियंस वो साइंटिस्ट होते हैं या वो स्कॉलर्स होते हैं जिनका ताल्लुक मजहबी मैटर यानी मजहबी स्कॉलर को कह रहे होते हैं। तो दोज पर्सन दैट आर रिलेटेड विद रिलीजियस फैक्ट्स, रिलीजियस एक्टिविटीज, उनको हम कहते हैं थियोलॉजियंस। तो ये आंसर कौन करेंगे? थियोलॉजियंस करेंगे। अब चूंकि हम कौन है? बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ क्या है? बायोलॉजिस्ट मैनली डील विद द मैटर रिलेटेड टू हाउ लाइफ वर्क। बायोलॉजिस्ट ज़्यादा उन मामलात
की स्टडी करेगा जिनका ताल्लुक होगा कि ज़िंदगी काम कैसे करती है, लाइफ वर्क कैसे करती है, रेस्पिरेशन कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब फॉर अ बायोलॉजिस्ट, चूँकि मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं उस बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बायोलॉजी की वो डेफिनेशन, वो लाइफ की वो डेफिनेशन करे जो कि बायोलॉजिस्ट की नज़र में है, तब उसको 2 नंबर मिलते हैं। सो बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक खुसूसियात का वो मजमुआ है। ये एनी करेक्टर, कोई भी करेक्टर जो कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करती है, उसको क्या कहते हैं, लाइफ। लेकिन मैंने पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने ज़िंदगी को कभी देखा है? नहीं। आपने ज़िंदगी को चलते देखा है, इट्स मीन चलना ज़िंदगी है, मूवमेंट। ज़िंदगी को सांस लेते देखा है, तो सांस लेना ज़िंदगी है। कोई भी करैक्टर जो लिविंग और नॉन लिविंग में फ़र्क करेगा, उसको क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ। सो वो कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही खसूसियात लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैं और वही करैक्टर लाइफ का भी है। इनमें से कोई एक भी करैक्टर जो मैं डिस्कस करूंगा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। क्लियर। सो सबसे पहले क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, और कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, एंटिटीज मीन क्रिएचर्स, मखलूकात, हर वो चीज जिसको खुदा ने बनाया वो एंटिटीज या क्रिएचर है। इसमें कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है। जो लिविंग होती हैं, आई एम वेरी कॉम्प्लेक्स बट दिस मार्कर इज नॉन लिविंग, इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। इसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, ये जस्ट आपको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर आप इसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूलर लेवल से बियॉन्ड चली जाती है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। ऑर्गेनिज्म किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम होंगे, ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यू होंगे, सेल्स होंगे, सेल के अंदर फिर क्या होंगे, ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज के अंदर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो मौजूद होंगे एटम्स, और एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होगी। कंपोजिशन क्या होगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन है, दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी चीज है जो एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैंने क्या बताया, लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे वायरस और वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म, इनके पास सेल नहीं है, दीज आर ए सेलुलर, सेल नहीं रखते, लेकिन ये लिविंग हैं, चूंकि इनके अंदर कुछ लाइफ की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होगी। ओनली कैरेक्टर दैट दीज वायरसेस शो इज रिप्रोडक्शन, चूंकि रिप्रोड्यूस करना लिविंग कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर की वजह से वायरसेस को हम कह रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, चूंकि इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, और चूंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और चूंकि वायरसेस के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सो किसी किंगडम में वायरसेस को हम स्टडी नहीं करेंगे। वायरस के पास सेल नहीं है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज नहीं है, कोई ऑर्गेनेलिज या सेल इनके पास मौजूद नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह ताला ने जिस भी चीज को पैदा किया वो क्रिएचर है। अब वो क्रिएचर जिसमें लाइफ मौजूद है, इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बेसिकली ऑर्गेनिज्म 2 तरह के हैं, या प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म को हम सेल की बेस पर जो डिवाइड करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मेन कैटेगरी पे 2 बन जाती हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल नहीं है। ए का वर्ड बायोलॉजी में आ गया, ANE, इसका मतलब था एब्सेंट। सेलुलर मीन सेल मौजूद है, लेकिन शुरू में लग गया ए, तो ए सेलुलर मीन सेल मौजूद नहीं है, उसमें वायरसेस आते हैं। तो वायरसेस आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं सेलुलर। तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म कितनी तरह के हुए, ए सेलुलर जिनमें सेल नहीं है, ये बहुत ही पुराने हैं, और जो सेलुलर हैं वो एडवांस भी हैं और इनमें सेल मौजूद है। फिर सेलुलर ऑर्गेनिज्म को आगे हम डिवाइड करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं तो प्रोकैरियोट, और यूकैरियोटिक सेल रखते हैं तो यूकैरियोट। फिर यूकैरियोट में आगे कैटेगरी हैं, किसी को हम कहते हैं प्रोटिस्ट कह देते हैं, किसी को हम कह रहे होते हैं फंगस, किसी को हम कह रहे होते हैं प्लांट्स, किसी को हम कहते हैं एनिमल्स। क्लियर। तो ये याद रखनी है, बेसिक कंसेप्ट है बायोलॉजी का। इनहेरिटेंस, विरासत,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास जो करैक्टर हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगी। मेरी आंखों का कलर मेरे बच्चों में ट्रांसफर होगा, क्योंकि मेरी आंखों का कलर एक करैक्टर है, इसको कंट्रोल करता है जीन्स, यानी जेनेटिक प्रोग्राम मौजूद है मेरे पास। रेस्पिरेशन, कोई भी चीज जो सांस ले रही है, अगर उसमें सांस मौजूद है तो जिंदगी मौजूद है। क्लियर? तो सांस लेना भी क्या है? जिंदगी है। सो रेस्पिरेशन कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे ये प्लांट कर रहा है, वो एनर्जी को एक्वायर हासिल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म जिनको कहते हैं, मेटाबॉलिज्म जिंदगी की अलामत है। अब अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है तो इट्स मीन वो क्या है? लिविंग। अब ये सारे करैक्टर एट अ टाइम मौजूद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कोई सिंगल करैक्टर भी मौजूद है तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह देंगे। ग्रोथ, जैसे आप देख लें कि सीडलिंग निकल रही है, ये पौधा बड़ा हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। ये जो मार्कर है 2 साल से मेरे पास मौजूद है, अभी तक इतना ही है, लेकिन मेरी बेटी 2 साल के बाद इतनी बड़ी हो गई है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई चीज़ ग्रोथ अगर शो कर रही है तो वो क्या है? वो लाइफ है। होमियोस्टैसिस, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बाहर जाकर धूप में खड़े हो जाएं, आप अपने साथ बाइक को भी धूप में खड़ा कर दें, 1 घंटा तक आप धूप में खुद भी खड़े रहें और बाइक को भी खड़ा रखें। 1 घंटे के बाद अपना टेम्परेचर भी मेजर करें, बाइक का हाथ लगा के उसका टेम्परेचर भी मेजर करें। आप देखेंगे कि बाइक धूप में इतनी गर्म हो चुकी है उस पर बैठा नहीं जाएगा, लेकिन आपका बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहेगा। क्यों? आपके जिस्म ने अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया। इसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस, कि मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। रिप्रोडक्शन, ओनली कैरेक्टर दैट वायरसेस शो इज रिप्रोडक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, वायरसेस आर रिगार्डेड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे शो रिप्रोडक्शन। कोई मेटाबॉलिज्म इनमें मौजूद नहीं होता, सिर्फ रिप्रोडक्शन है। क्लियर? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग मीन अपनी औलाद पैदा करते हैं जो कि उनसे मिलती जुलती है। ये देखें कि जो गाय का जो हमारे पास भैंस है, उसका जो बच्चा है वो बिल्कुल उसी जैसा है। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी। अब इस टच मी नॉट प्लांट को मैंने हाथ लगाया, जैसे उसको हाथ लगा रहा हूं तो वो पूरे पत्ते बंद कर लेता है, छुई मुई का पौधा। इट्स मीन कि वो रिस्पांस शो कर रहा है। आपने उसको हाथ लगाया तो उसने रिस्पांस शो कर दिया, अपने पत्तों को क्लोज कर लिया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सेंसिटिव होते हैं और रिस्पांस शो करते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट के लिहाज से। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी की ओल्ड ब्रांचेस क्या हैं। चूंकि ये ब्रांचेस आप 9th में पढ़ के आए होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आती है, लेकिन इसके आगे जो वर्ड लिखा होता है वो MCQ में मस्ट आता है। जैसे इकोलॉजी है, इकोलॉजी का ताल्लुक हमेशा इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी इज द इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप की स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ये इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप का वर्ड याद रखना, ये MCQs में आ सकता है कि इकोलॉजी इज द एग्जांपल विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील विद इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप। इकोलॉजी या इकोलॉजी डील विद इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का बायोलॉजी में मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। किसी भी चीज की आप फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉर्फ, मॉर्फोलॉजी। ये 2 तरह की होती है। आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और अगर इंटरनल स्टडी कर रहे हैं तो इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी कह रहे होते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टो वर्ड ही टिश्यू से रिलेटेड होता है। सो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी वर्ड फंक्शनिंग से रिलेटेड होता है। जब भी हार्ट पंप करेगा तो ये हार्ट की फंक्शनिंग है, दिस इज फिजियोलॉजी। क्लियर? इसी तरह से पैलियोटोलॉजी, पैलियो वर्ड एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, पुराने वक्तों की बात। तो जब भी हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं इसको कहते हैं पैलियोटोलॉजी। इसमें फिर आगे 2 ब्रांचेस होती हैं, पैलियोबॉटनी यानी प्लांट फॉसिल और पैलियोजोलॉजी एनिमल फॉसिल्स। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के इंसान के आबाओ अजदाद क्या थे, तो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के स्टडी को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। जेनेटिक्स, जीन्स और उनका रोल इन इनहेरिटेंस, विरासत, आंखों का कलर एक क्या है? एक करैक्टर है, ये ट्रांसफर होगा वालिदैन से औलाद में, इसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। बायोजियोग्राफी, 3 वर्ड है इसमें, बायो जियोग्राफी। ग्राफ का मतलब होता है फैला हुआ होना, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होना, एक्स एंड वाई एक्सिस, जी एक्सिस पर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ग्राफ। और
जियो मीन उसको जमीन पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट्स मीन ए डील विद स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जमीन के ऊपर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, जूओ जियोग्राफी एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन, और जो बॉटनी के लिहाज से फाइटो जियोग्राफी होगा। तो फाइटो मीन प्लांट से रिलेटेड, क्लियर। तो सो ये पॉइंट आपने याद रखने। सो अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे इन ओल्ड ब्रांचेस। एक पैराग्राफ आपके बुक में दिया हुआ है। अल्फा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, बीटा ऑप्शन है फॉसिल, चार्ली ऑप्शन है टिश्यू, डेल्टा ऑप्शन है डेवलपमेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील विद, या बायो जियोग्राफी डील विद डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। अब पूछा जाएगा पैलियो बायोलॉजी डील विद, या पैलियोटोलॉजी डील विद फॉसिल्स, हिस्टोलॉजी डील विद टिश्यू, एम्ब्रियोलॉजी डील विद डेवलपमेंट। तो इस तरह से एमसीक्यूज, इसमें से एमसीक्यू सिर्फ पूछे जाते हैं। सो यहाँ तक हमने डिटेल डिस्कस किया बायोलॉजी क्या है, लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसके बाद ओल्ड ब्रांचेस क्या हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम डिस्कस करेंगे मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन और मॉडर्न ब्रांचेस। सो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। उसको भी हम इसी तरह से कंसेप्चुअल लर्न करेंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप जिन बच्चों ने भी इस चैनल को देखा, जिन भी लोगों ने, तो काइंडली इस का लिंक अपने उन तमाम अजीज़ों का अरब तक शेयर करें जो कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन बच्चों तक पहुंचाई जा सकें। आपके लाइक, कमेंट और शेयरिंग का शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।